अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इफ़ यू रिमेंबर लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, और उस वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में हमने उसका एक टाइप डिस्कस किया था स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट वो है जिसमें हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते और रिजल्ट क्या आ जाता है स्केलर क्वांटिटी। तो आप दो वेक्टर को किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि उससे स्केलर आ जाए? तो अगर आप दो वेक्टर को सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करें तो इन दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? स्केलर आएगा। फॉर एग्जांपल, आप फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे वर्क आएगा, या फोर्स के साथ आप वेलोसिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे पावर आ जाएगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आप एरिया मल्टीप्लाई करते हैं उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं। फिर उसका हमने एक फार्मूला भी पढ़ लिया, उसके एग्जाम्पल भी हमने पढ़ लिए। आज हम जिस चीज को डिस्कस कर रहे हैं वो है इसका दूसरा टाइप, जिसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। लेट्स प्रोसीड टू वेक्टर प्रोडक्ट। के वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट जिसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट तो हम दो वेक्टर्स को, अब क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, इनमें जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या होगा? वो एक न्यू वेक्टर क्वांटिटी होगी। वो आपके पास क्या होगी? एक न्यू वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो हम दो वेक्टर को किस तरह मल्टीप्लाई करें कि उससे रिजल्ट आपके पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए। तो फॉर एग्जांपल, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एक वेक्टर है। अगर इस वेक्टर के साथ मैं ये दूसरा वेक्टर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई करूं तो फिर इनके रिजल्ट से क्या पैदा होगा? टार्क पैदा होगा। एंड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड व्हाट? टार्क। तो अगर इन दो वेक्टर को मैं सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करता हूं तो इससे रिजल्ट आ जाएगा स्केलर। लेकिन अगर इन दो वेक्टर्स को मैं परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई करूं तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? वेक्टर क्वांटिटी आएगा। इस ऑब्जेक्ट में रोटेशन पैदा हो जाएगा। एंड दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड व्हाट? टार्क। तो यहां पर हम जो क्रॉस का वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब ये है कि ये दो वेक्टर्स क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। अगर परपेंडिकुलर नहीं है और कुछ इस तरह है तो फिर इन वेक्टर्स को हम रिजॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल, इस वेक्टर को मैं रिजॉल्व करता हूं तो फिर मैं इसके साथ वो वेक्टर मल्टीप्लाई करूंगा, इस वेक्टर का वो कंपाउंड मल्टीप्लाई करूंगा जो इसको परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं? साइन थीटा। तो इस वेक्टर प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में हम यूज करेंगे साइन थीटा। तो आपको समझ आ गया कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बातों बातों में समझा दिया कि वेक्टर प्रोडक्ट वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं? हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इसके डिफिनीशन में आते हैं तो इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह होगा। एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? वो भी आपके पास एक वेक्टर ही होगा। एक वेक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एग्जाम्पल देता हूं, अगर आप मोमेंट आर्म के साथ क्या मल्टीप्लाई करें? फोर्स मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आपके पास क्या आ जाएगा? टार्क। और ये टार्क क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये दोनों वेक्टर होंगे, लेकिन जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। या अगर सेकंड एग्जांपल, अगर आप इस मोमेंट आर्म या पोजीशन वेक्टर को लीनियर मोमेंटम के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम होगा। ये एल एंगुलर मोमेंटम है। तो ये एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? ये भी आपके पास क्या हो गया? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। या थर्ड नंबर, अगर आप आर के साथ क्या मल्टीप्लाई करें? ओमेगा मल्टीप्लाई करें, तो इससे आपके पास आ जाएगा व्हाट? लीनियर वेलोसिटी।
तो इसका मतलब ये है कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट क्या आ जाए, एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, तो इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट. So whenever we multiply two vectors and the result or the product is a vector quantity, this is called what? Vector product or cross product. इस क्रॉस का मतलब मैंने ये कहा कि यहां पर ये दोनों वेक्टर क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे. अब अगर आप इसके जनरल फार्मूले की तरफ आते हैं, इसका जो जनरल फार्मूला है किस चीज का? वेक्टर प्रोडक्ट का. इसका जो जनरल फार्मूला है उसकी तरफ आते हैं कि वो फार्मूला क्या होगा. यहां पर तो हमने स्पेसिफिक एग्जांपल ले लिए, लेकिन अगर हम इसके जनरल फार्मूले की तरफ आते हैं तो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? इस वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का जनरल फार्मूला क्या होगा? तो ये ए एक वेक्टर है और ये बी एक दूसरा वेक्टर है. इनके दरमियान एंगल कितना है? थीटा. क्या अब ये ए और बी परपेंडिकुलर हैं? नहीं. तो फिर क्या करेंगे? हम बी या ए को रिजॉल्व करेंगे. किस तरह रिजॉल्व करेंगे? इस ए बी वेक्टर के एक टिप से मैं एक लाइन ड्रा करूंगा ए वेक्टर पे, तो इस बी वेक्टर के दो कंपाउंड्स आ जाएंगे. एक कंपाउंड आ जाएगा अलोंग वाई जिसको हम कहेंगे बी वाई, और एक कंपाउंड आ जाएगा अलोंग ए जिसको हम कहेंगे बी एक्स. अब बी का कौन सा कंपोनेंट मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है? बी का वो कंपाउंड मैंने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है जो ए को परपेंडिकुलर होगा. अब ए के साथ मैंने बी एक्स, अगर मुझे इसका डॉट प्रोडक्ट चाहिए तो फिर मैं ए के साथ बी एक्स मल्टीप्लाई करूंगा. लेकिन अगर मुझे इसका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, क्रॉस का मतलब ये है परपेंडिकुलर, तो मैं इस बी का वो कंपाउंड लूंगा जो ए को परपेंडिकुलर होगा. तो इसलिए मैं लिखता हूं दैट इज मैथमेटिकली ए क्रॉस बी. यहां पर मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए और फिर लिखूंगा बी वाई एंड इन इज ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर. क्योंकि अगर मैंने इसके साथ ये इन नहीं लिखा, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये है कि मैंने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करा और रिजल्ट क्या आ गया? स्केलर आ गया. और हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर कंपाउंड किसके बराबर थे? बी वाई किसके बराबर थे? ये बी वाई बराबर थे बी साइन थीटा के बराबर थे. किसके बराबर थे? बी साइन थीटा के बराबर थे. तो हमें समझ आ गया दिस इज व्हाट ए बी साइन थीटा एंड इन अ नॉर्मल यूनिट. This is called A cross B. This is the general formula of what? Vector product or cross product. इसका ये मतलब हो गया कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जो वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं, वो डिपेंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और डिपेंड करते हैं इनके दरमियान जो एंगल ऑफ साइन है उस पर डिपेंड करते हैं. तो यहां पर ए जो है ना, ये इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी जो है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, और साइन थीटा जो है इनके दरमियान एंगल है, और इन जो है वो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है. ये इन क्या है? ये इन हमारे पास जिसको हम कहते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर. इसको आगे हम क्लियर करेंगे. नॉर्मल यूनिट वेक्टर. नॉर्मल यूनिट वेक्टर इसको हम कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होते हैं, और ए क्रॉस बी से जो सरफेस एरिया होगा ये उस सरफेस एरिया का डायरेक्शन होगा. इसको क्लियर करेंगे इंशाअल्लाह आगे. तो ये तो हमारे पास जनरल फार्मूला आ गया. अब अगर मैं इसको मजीद क्लियर करना चाहता हूं, ए क्रॉस बी, ये तो हो गया, ये पॉइंट तो हो गया, कुछ ना कुछ गुजारा हो गया. चलिए अगर मैं इसको जनरली लिखता हूं, अगर मैं इसको जनरली लिखता हूं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंड इन अ यूनिट वेक्टर. चलो मैं इस तमाम ये जो इक्वेशन है इसको मैं बराबर लेता हूं किसके? सी के. सी इज ए वेक्टर विच इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इन यूनिट वेक्टर. तो मतलब ये है कि ए को जब मैं बी के साथ मल्टीप्लाई करूं तो इन से जो वेक्टर आएगा उसको मैंने नाम दे दिया सी. अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करूं, ये बी है और ये ए है, ये ए है और ये बी है, तो ये सी
को हम किस तरह मालूम करेंगे कि सी का डायरेक्शन किस तरह होगा? तो अगर आप ए को रोटेट करें, अगर आप ए को रोटेट करें बी की तरफ, तो जो सी वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? जस्ट अलोंग द थंब। तो अगर मैं ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करूं तो जो सी वेक्टर होगा वो किस तरफ होगा? जो सी वेक्टर होगा वो इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा, ये सी का डायरेक्शन होगा। अगर मैं ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करूं बाई एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर जो सी ए क्रॉस बी से जो रिजल्ट आएगा वो सी होगा। और रिमेंबर ये सी वेक्टर जो होगा, रिमेंबर पॉइंट नंबर 1, ये सी वेक्टर जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा ए को। पॉइंट नंबर 2, और ये सी वेक्टर जो परपेंडिकुलर होगा किसको? बी को। और ए और बी से जो एरिया आएगा, जो सरफेस एरिया आएगा, जो प्लेन आएगा, ये सी क्या होगा? उसको भी परपेंडिकुलर होगा। यानी जो एरिया आएगा ये उस एरिया सरफेस को क्या होगा? उस सरफेस एरिया को भी ये परपेंडिकुलर होगा। तो ए और बी से जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं सी वेक्टर। और इस सी वेक्टर का डायरेक्शन हम मालूम करते हैं बाय व्हाट? इसका जो हम डायरेक्शन मालूम करते हैं, इसका जो हम डायरेक्शन मालूम करते हैं, इसके लिए हम एक रूल यूज करते हैं और उस रूल का नाम है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल ये है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास, इधर देखो, ये आपके पास ए वेक्टर है और ये बी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ए को रोटेट करूं बी की तरफ, तो ये 4 फिंगर जो होंगे ये मुझे सेंस ऑफ रोटेशन देंगे और ये थंब जो होगा ये मुझे सी का डायरेक्शन देगा। तो राइट हैंड रूल का मतलब ये है कि यहां पर मेरे पास जो 4 फिंगर्स हैं, जो फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स जो है ना ये मुझे देंगे सेंस ऑफ रोटेशन। सेंस ऑफ रोटेशन कि क्या ये रोटेशन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। और जो थंब होगा, जो थंब, ये आपको क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ व्हाट? डायरेक्शन ऑफ व्हाट? डायरेक्शन ऑफ सी। इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ सी। तो अगर इस डायग्राम के मुताबिक, इस बोर्ड के मुताबिक ये बी है और ये ए वेक्टर है, अगर मैं ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करूं, जो रिजल्ट आएगा सी वेक्टर वो ऊपर की तरफ होगा, अपवर्ड होगा। तो मतलब ये है कि ए क्रॉस बी से जो रिजल्ट आएगा, ए क्रॉस बी से जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? सी होगा, पॉजिटिव होगा, अपवर्ड होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अगर मैं उल्टा करूं, अगर मैं बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करूं, अगर बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो फिर आपके पास जो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? वो नीचे की तरफ होगा, जिसको हम कहेंगे माइनस सी। और इस माइनस सी का मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करूं तो फिर इसका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस सी होगा। और माइनस का मतलब ये है कि ये वेक्टर क्या होगा? सी वेक्टर क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं, इधर देखो, अगर मैं बी को ए की तरफ, इस बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करूं तो फिर जो रिजल्ट आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? उल्टा होगा। पहले सी का डायरेक्शन इस तरह था, अब सी का डायरेक्शन इस तरह होगा। तो क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर आ गया? नो, ए क्रॉस बी से रिजल्ट आ गया सी प्लस सी, और बी क्रॉस ए से रिजल्ट आ गया व्हाट? माइनस सी। तो हम लिख सकते हैं, हालांकि शोर में क्या है? फ्रॉम 1 and 2, ए क्रॉस बी is not equal to what? Is not equal to B क्रॉस A। ये बराबर नहीं है क्योंकि A क्रॉस B is not equal to what? ये बिल्कुल बराबर नहीं है क्योंकि A क्रॉस B से जो रिजल्ट आ गया वो प्लस C है
और बी क्रॉस ए से जो रिजल्ट आ गया वो माइनस सी है। सो ए क्रॉस बी विल नेवर बी इक्वल टू व्हाट, बी क्रॉस ए। तो मतलब ये है कि इसमें कम्यूटेटिव लॉ वैलिड नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ वैलिड नहीं है। हाँ, इसमें एंटी यानी पॉइंट, एक पॉइंट आ गया, कम्यूटेटिव लॉ नॉट वैलिड, कम्यूटेटिव लॉ नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। ए ना वेक्टर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता चलेगा, दैट इज हमें पता चल गया कि ए क्रॉस बी से जो रिजल्ट आता है वो प्लस सी आता है, लेकिन बी क्रॉस ए से जो रिजल्ट आता है वो माइनस सी आता है। बी क्रॉस सी से जो रिजल्ट आते हैं, बी क्रॉस ए से जो रिजल्ट आते हैं वो क्या आते हैं, माइनस सी। तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो क्या इसमें एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है? एंटी कम्यूटेटिव क्या है? एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है कि ए क्रॉस बी यस इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। हमें पता है कि ए क्रॉस बी से क्या आते हैं, प्लस सी, बी क्रॉस ए से क्या आते हैं, माइनस सी, लेकिन जब माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करे तो फिर रिजल्ट क्या होएगा, फिर तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। यानी हमें पता है कि ए क्रॉस बी से क्या आता है, ए क्रॉस बी से आते हैं प्लस सी, माइनस को अपनी जगह पे लेके, और बी क्रॉस ए से क्या आते हैं, माइनस सी, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, यस, फिर तो ये बराबर आ सकते हैं, तो एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है। एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, वो बिल्कुल वैलिड है, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, वो वैलिड नहीं है। ये ज़हन में रखें। खैर, ये तो कुछ आसान बातें थी। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने ये जो फार्मूला लिखा है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू व्हाट, सी, और हमें पता है कि ये सी वेक्टर किसके बराबर है, ये सी वेक्टर बराबर है व्हाट, ए बी साइन थीटा इन यूनिट वेक्टर, इसके बराबर है। तो हम लिख सकते हैं, अब सी की वैल्यू लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू व्हाट, ए बी साइन थीटा इन यूनिट वेक्टर। अब मैथमेटिक्स में ये ए बी साइन थीटा, इसको समझने की कोशिश करें। ये जो ए बी साइन थीटा है, इसको मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, इस चीज को क्या कहते हैं, ए बी साइन थीटा। तो इसको हम कहते हैं, ये जो फार्मूला है इसको हम कहते हैं व्हाट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया पैरेललोग्राम, ये जो फार्मूला है ये एरिया पैरेललोग्राम है। तो मतलब ये है कि ए क्रॉस बी से हमारे पास क्या आएगा, एरिया पैरेललोग्राम आएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा एरिया पैरेललोग्राम आ सकता है, एनी क्लोज एरिया आ सकता है, एनी क्लोज सरफेस आ सकते हैं। वो एक रेक्टेंगल का भी हो सकता है, एक स्क्वायर का भी हो सकता है, इवन एक सर्कल का भी हो सकता है। एनी क्लोज एरिया, एनी क्लोज सरफेस एरिया आ सकता है। तो मतलब ये है। अब चलिए डायग्राम में ये एरिया क्लियर करते हैं। ये ए है कि एरिया पैरेललोग्राम किस तरह है, ये बी है। तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अगर मैं ए का पैरेलल वेक्टर ड्रा करूं तो ये आ जाएगा, और इस तरह में अगर बी का पैरेलल वेक्टर ड्रा करूं तो ये आ जाएगा।
तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास बन गया पैरेललोग्राम। दिस इज कॉल्ड व्हाट, एरिया ऑफ व्हाट, पैरेललोग्राम। दिस इज कॉल्ड एरिया पैरेललोग्राम। तो मतलब ये है कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से क्या आएगा, एरिया पैरेललोग्राम आएगा। और इस एरिया पैरेललोग्राम का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, ए बी साइन थीटा। तो इसमें ये इन क्या है, व्हाट इज दिस इन, ये इन जो होगा ना, ये इन जो होगा, ये इन जो होगा, ये आपके पास क्या है, ये इस सरफेस एरिया का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया। तो अगर आपने ये एरिया बनाए हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का, तो फिर इस एरिया का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। लेकिन अगर आपने ये एरिया बनाए हैं बी क्रॉस ए से, बी क्रॉस ए से, तो फिर इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। और वो एरिया क्या कहलाएगा, नेगेटिव एरिया। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से पॉजिटिव एरिया आएगा, और वो एरिया आपके राइट हैंड साइड के लेफ्ट साइड, राइट साइड पे आएगा। लेकिन अगर बी क्रॉस ए, तो फिर जो एरिया आएगा वो लेफ्ट साइड पे आएगा, तो फिर आप उसको नेगेटिव लेंगे और उस एरिया का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। अगर आप ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें, अगर आप ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें, तो फिर इससे जो एरिया आएगा उस एरिया का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, एंड दिस एरिया शुड बी टेकन पॉजिटिव। लेकिन अगर आप बी क्रॉस ए करें, तो फिर एरिया का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा और उसको आप लेंगे नेगेटिव एरिया। तो एरिया पॉजिटिव हो सकते और नेगेटिव हो सकते, लेकिन ये एरिया जो होगा इट शुड बी ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसका डायरेक्शन होगा, इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे ए बी साइन थीटा से, और इसका डायरेक्शन जो होगा वो ये इन यूनिट वेक्टर होगा। इस इन यूनिट वेक्टर, इसको कहते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहते हैं इसको, जो आपको इस सरफेस का डायरेक्शन होगा, जो इस सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर होगा। नॉर्मल का मतलब क्या है कि ये इस सरफेस को हमेशा क्या होगा, ये इस सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर होगा। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस ए बी साइन थीटा, दिस ए बी साइन थीटा is the area of what, area of parallelogram, area of parallelogram। ये आपके पास होगा एरिया पैरेललोग्राम होगा। ये तो हमें यहां पर कुछ ना कुछ समझ आ गया, एरिया पैरेललोग्राम। तो अगर हम अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, तो वो क्या होगा, तो यानी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वो वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होगी, तो पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली कि ये इसमें जो एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो वैलिड है, एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि ए क्रॉस बी, यस, ये बराबर होगा माइनस बी क्रॉस ए, इसके बराबर होगा। ये बिल्कुल ठीक है। एंटी कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो वैलिड नहीं है, लेकिन एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, वो वैलिड है इसमें। दूसरा, इसमें अगर दो वेक्टर के दरमियान, सपोज ए और बी के दरमियान एंगल क्या है, 0 है, तो फिर इसका वेक्टर प्रोडक्ट क्या आएगा, तो फिर तो वेक्टर प्रोडक्ट पॉसिबल है ही नहीं। हमने तो पढ़ा है कि इनमें दो वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए और बी, ए बी इस डायरेक्शन में है और बी भी इस डायरेक्शन में है, तो फिर आपके पास ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0, क्योंकि एंगल क्या है, 0 है, और साइन 0 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो ए बी 0। अब अगर आपने लिखा कि इसका रिजल्ट 0 है, तो ये गलत है। इसका रिजल्ट जो आएगा वो नल वेक्टर आएगा। क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 होगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 होगा। अगर आप यही प्रॉपर्टी अप्लाई करें यूनिट वेक्टर पे, अगर आप लिखते हैं आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, के क्रॉस के, के क्रॉस के, इनके दरमियान के क्रॉस के, तो इनके दरमियान एंगल कितना है, 0। तो रिमेंबर इसका जो रिजल्ट आएगा
वो रिजल्ट क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा नल वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0 के बराबर होगा। इस तरह का आप लिखते हैं, दैट इज 2i मल्टीप्लाई बाई 3i। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 से 6 आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन यहां पर i क्रॉस i आता है, तो इनके दरमियान एंगल कितना है? 0। तो मैं इसका रिजल्ट लिख सकता हूं 6 मल्टीप्लाई बाई 0 वेक्टर, और ये आपके पास आएगा 0 वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं तो फिर इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या आएगा? बिल्कुल 0 आएगा। इसी तरह अगर दो वेक्टर्स के दरमियान, अगर a और b के दरमियान एंगल क्या है? 90 है, तो फिर इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो मैक्सिमम आएगा, क्योंकि साइन 90 किसके बराबर है? साइन 90 जो है वो 1 के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है। दरवाजे के केस में जब आप दरवाजे के हैंडल पे फोर्स अप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर, तो उसमें जो टार्क पैदा होगा वो मैक्सिमम पैदा होगा, और फिर आपके पास a क्रॉस b किसके बराबर होगा? a क्रॉस b बराबर होगा a b साइन 90 इन यूनिट वेक्टर। साइन 91 के बराबर है, तो आपके पास आएगा ए बी इन यूनिट वेक्टर, ए बी इन यूनिट वेक्टर। तो फिर इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो मैक्सिमम आएगा। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं यूनिट वेक्टर पे, तो आप इसको यूनिट वेक्टर पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लिखते हैं आई क्रॉस जे, आई के बाद जे आते हैं, ऑर्डर सही है, तो आई क्रॉस जे से रिजल्ट आपके पास आएगा के। लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। अगर आप लिखते हैं जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के, तो जे मौजूद है, के भी मौजूद है, कौन एब्सेंट है? आई। तो इससे रिजल्ट आएगा व्हाट? आई। इसी तरह अगर आप लिखते हैं के क्रॉस आई, के बाद फिर आई की बारी है, तो के भी प्रेजेंट है और आई भी प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है? जे। लेकिन अगर आपने इस ऑर्डर को चेंज किया और आपने लिख दिया जे क्रॉस आई, तो फिर भी रिजल्ट क्या आएगा? लेकिन माइनस क्या आएगा। जिस तरह ए क्रॉस बी किसके बराबर था? प्लस सी, और बी क्रॉस ए किसके बराबर गए? माइनस सी के। आई क्रॉस जे किसके? प्लस के बराबर है, तो जे क्रॉस आई किसके बराबर होगा? माइनस के। इसी तरह आप लिखते हैं आई क्रॉस के माइनस जे के बराबर होगा, माइनस जे, एंड सो ऑन। तो इसी तरह अगर आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं किस चीज पे? अगर आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं किस चीज पे? अगर आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं यूनिट वेक्टर पे, फॉर एग्जांपल आपने लिख लिया 2i मल्टीप्लाई बाई 3j, तो i और j के दरमियान एंगल 90 है। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इससे आते हैं 6, लेकिन i क्रॉस j से क्या आते हैं? i क्रॉस j से तो k आते हैं, तो ये बराबर होगा 6k के बराबर होगा। इसी तरह अगर आप करते हैं, अगर आप इस तरह करते हैं, आपके पास आएगा 3i मल्टीप्लाई बाई 9k, तो i के बाद j की बारी है और आपने डायरेक्ट उसको k के साथ मल्टीप्लाई किया तो कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 9 से क्या आते हैं? 27, लेकिन i क्रॉस k से क्या आते हैं? माइनस j आते हैं, तो फिर इसका जो रिजल्ट आएगा -27j। तो इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं ये चीजें ऑन वर्ड, ऑन वेक्टर प्रोडक्ट पे आप ये चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज समथिंग अबाउट व्हाट? वेक्टर प्रोडक्ट। इस वेक्टर प्रोडक्ट के प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? जितनी भी रोटेशनल मोशन में जितनी भी चीजें हैं, तो उस रोटेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं किसके जरिए से? वेक्टर प्रोडक्ट के जरिए से, क्रॉस प्रोडक्ट। तो जो स्केलर प्रोडक्ट होते हैं वो आपको ट्रांसलेटरी मोशन देता है, लेकिन जो वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं, जो क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं, वो आपको क्या देते हैं? रोटेशनल देता है, रोटेशनल मोशन
डिफाइन करते हैं आपको। लाइक टार्क है, एंगुलर मोमेंटम है, जितनी भी ये वेरिएबल्स हैं, ये आपको कौन देगा? ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट देगा। जिस तरह आप एक नट को खोलते हैं, आप दरवाजे को खोलते हैं, तो यू नीड व्हाट? क्रॉस प्रोडक्ट। इवन आप जब इस तरह अपने अपने जॉइंट्स को मूवमेंट देते हैं, यू नीड क्रॉस प्रोडक्ट। इस तरह आप अपने हैंड को इस तरह स्ट्रेच करते, बेंड करते हैं, यू नीड व्हाट? क्रॉस प्रोडक्ट। तो वहां पर हमें क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत होती है, टार्क की जरूरत होती है। एंड टार्क इज व्हाट? टार्क इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? मोमेंट, आर्म एंड फोर्स। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर हम दो वेक्टर को सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करें तो फिर इसका जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर आएगा। लेकिन अगर हम दो वेक्टर को परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई करें तो फिर इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होगी। दिस इज समथिंग अबाउट व्हाट? वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। अब जो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे, एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि सर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर डिस्कस करें, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर उस पे ले। ओके जी, थैंक यू सो मच।